करियर वे के यूट्यूब चैनल पर मैं आदर्श गिरी आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि आपको जो प्रॉपर नोटिफिकेशन है मिलता रहे और कोई भी आपकी अपडेट छूटे ना। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं केमिस्ट्री और ये भी हम टॉपिक वाइज एमसीक्यू ही करेंगे, लेकिन इसमें जो डिफरेंट चीज़ होगी वो होगी आपको नोट्स मिलेगी, प्रॉपर अच्छे ढंग से नोट्स मिलेगी जो मैं आपको प्रोवाइड करूँगा और एमसीक्यू को मैं इस वे में अरेंज करके दूंगा कि वो एक नोट्स की तरह दिखेगा। चलिए, क्लियर है बात मेरी? आगे बढ़ते हैं। जो हमारा टॉपिक है आज का वो है एसिड बेस एंड सॉल्ट, अम्ल क्षार और लवण। तो चलिए बिना किसी देरी के हम स्टार्ट करते हैं सेशन को। देखिए, पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, सभी अम्ल जल में घुलकर डैश प्रदान करते हैं। सभी अम्ल जो होते हैं जल में घुलकर डैश क्या प्रदान करते हैं? ऑप्शन ए OH नेगेटिव आयन प्रदान करते हैं, ऑप्शन बी H+ आयन प्रदान करते हैं, ऑप्शन सी इलेक्ट्रॉन प्रदान करते हैं, ऑप्शन डी न्यूट्रॉन प्रदान करते हैं। तो सबसे पहले अम्ल के बारे में दो बातें जान लेते हैं, अम्ल और क्षार के बारे में। अगर ये अम्ल है, ये एसिड और ये बेस। ठीक, अम्ल जो होता है टेस्ट में खट्टा होता है। कैसा होता है? खट्टा होता है। और जो बेस होता है वो कड़वा होता है, बिटर होता है। अब एसिड जो होता है जल में घुलकर जब इसकी जलीय अभिक्रिया कराई जाती है तो ये H+ आयन रिलीज करता है, ये OH नेगेटिव आयन रिलीज करता है। कौन? आपका बेस। ये दो बातें क्लियर हैं। एसिड और बेस का पता लगाने के लिए ये सटीक दो तरीका है। इसके अलावा भी बहुत सारे तरीके हैं, जैसे कि लिटमस पेपर हो गया। एसिड जो होता है ब्लू लिटमस पेपर को रेड कर देता है, बेस जो होता है रेड लिटमस पेपर को ब्लू कर देता है। और इसके बावजूद जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है पता करने का तरीका है वो है pH स्केल। pH स्केल से भी हम एसिड और बेस का ही पता लगाते हैं। तो चलिए, यहाँ पे आपको आंसर मिल गया होगा। जो यहाँ पे आपका सही आंसर है वो है ऑप्शन बी, H+ आयन रिलीज होता है। मैं आपको दिखा देता हूँ। एक स्ट्रॉन्ग एसिड होता है HCl, जब इसका जलीय अभिक्रिया कराएंगे यानी कि एक्वा सोल्यूशन तो क्या निकलेगा? H+ आयन और +Cl निगेटिव निकलेगा। तो ये प्लस आयन सब में रिलीज होगा जितने एसिड होते हैं। क्लियर होगा आप लोगों को? चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हमारा दूसरा प्रश्न क्या है। दूसरा प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, आप सभी लोग साथ में आंसर दीजिए। भस्मों के जलीय घोल में से कौन सा आयन होता है? जो भस्म होते हैं अगर उनका जलीय घोल होगा तो कौन सा आयन होता है? ऑप्शन ए H+ आयन, ऑप्शन बी H नेगेटिव आयन, ऑप्शन सी OH नेगेटिव आयन, ऑप्शन डी OH पॉजिटिव आयन। तो अभी आप लोगों को पता चल गया होगा। अभी हम पीछे देखे हैं क्या होगा? OH नेगेटिव आयन। मैं एक भस्म लेता हूँ NaOH, NaOH। मैंने इसका भी जलीय अभिक्रिया कराया एक्वा सोल्यूशन, तो क्या निकलेगा यहाँ पे? यहाँ पे निकलेगा Na+ और +OH नेगेटिव। क्लियर है? तो यहाँ देख लीजिए OH नेगेटिव रिलीज हो रहा है, आपको क्लियरली दिख रहा होगा। तो यहाँ पे जो सही आंसर है आपका वो है ऑप्शन सी, OH नेगेटिव आयन। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं दूसरा प्रश्न क्या है। pH स्केल का निर्धारण किसने किया? ऑप्शन ए लेबोजियर, ऑप्शन बी प्रिस्टले, ऑप्शन सी कैवेंडिश, ऑप्शन डी सोरेनसन। तो देखिए, जो pH स्केल होता है, जो pH होता है इसमें, इसका पूरा नाम होता है पावर ऑफ हाइड्रोजन या पोटेंजा ऑफ हाइड्रोजन, पावर ऑफ हाइड्रोजन। ये भी आपका पूछा हुआ प्रश्न है। NTPC में एक प्रश्न पूछा गया था कि pH स्केल किस वर्ष में इसकी खोज की गई थी? तो NTPC में जो ऑप्शन था वो था 1913, यही आंसर सही था। लेकिन कभी कोई भाई हमारा NCERT पढ़ेगा तो उसको पढ़ने के लिए मिल जाएगा 1909, 1909। मैं किसी को गलत नहीं बोल रहा हूँ, पर NCERT में यही लिखा हुआ है। लेकिन जब NTPC ने आंसर सही दिया था वो दिया था 1913, और मेरी तरफ से पूछेंगे कि सही आंसर इनमें से कौन सा है तो मैं भी यही कहूँगा कि 1913 ही है। मैं NCERT को गलत नहीं कह सकता, कभी भी नहीं कह सकता, कोई भी नहीं कह सकता है। हो सकता है कि आने वाले टाइम में अपडेट किया जाए इस चीज़ को, या फिर इसमें थोड़ी सी सच्चाई भी है, क्योंकि 1909 में ही क्या हुआ था कि सोरेनसन जी ने एसिड बेस के बारे में कुछ बातें बताई थी। तो ऐसा माना गया था कि pH स्केल इसी वर्ष में खोज की गई थी, लेकिन जो ये बना था वो 1913 में बना था।
क्लियर है? कभी भी दोनों ऑप्शन आपको साथ में नहीं दिखेगा, आप दोनों याद रखिए, पर देख लीजिएगा कौन सा ऑप्शन दिया हुआ है उसी को टिक करिएगा। क्लियर है? और यहाँ पे जो आपका बिल्कुल सही आंसर है वो है ऑप्शन डी, सोरेनसन जी ने इसकी खोज की थी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, पीएच स्केल के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। यहीं पे जो पीएच स्केल होता है वो होता है 0 से लेके 14 तक का उस पर पैमाना लिखा होता है, जैसे आपकी स्केल होती है। इस पे एक बीच में 7 होता है, इस 7 को बोलते हैं न्यूट्रल, यानी कि उदासीन। और उदासीन क्या होता है? जो शुद्ध जल होता है वो उदासीन होता है, जो शुद्ध जल होता है या अशुद्ध जल वो उदासीन होता है। क्लियर है? और 0 से लेके 3 तक जो होता है वो स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, स्ट्रॉन्ग एसिड। और जो 10 से लेके 14 तक होता है वो होता है स्ट्रॉन्ग बेस, यानी कि प्रबल क्षार। और यहाँ पे जो होता है आपका 0 से 3 तक प्रबल अम्ल। क्लियर होगा आप लोगों को इतनी बातें? चलिए आगे अभी इसी के बारे में और भी बहुत सारी चर्चा करेंगे हम आपके साथ। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला प्रश्न क्या है हमारा। अगला प्रश्न है आपका, नीले पत्र को लाल कौन कर देता है? ऑप्शन ए अम्ल कर देता है, ऑप्शन बी भस्म कर देता है, ऑप्शन सी क्षार कर देता है, ऑप्शन डी लवण कर देता है। तो देखिए, नीले पत्र को जो लाल करता है, ब्लू लिटमस पेपर को जो लाल कर देता है, रेड कर देता है, वो करता कौन? आपका अम्ल। अभी हम पीछे इसके बारे में चर्चा कर रहे थे। तो ऑप्शन ए इज़ ए करेक्ट आंसर। और इसको याद रखने के लिए एक तरीका है BAR, बार, BAR बार। ऐसा क्यों मैं बता रहा हूँ, इसमें कन्फ्यूजन होता है बार बार, क्योंकि पूछा जाता है रेड लिटमस पेपर को ब्लू कौन कर देता है। तो जब एक सही ढंग में आप अरेंज कर लेंगे तो दूसरे वाले में बेस होगा, यानी कि रेड वाले को ब्लू कौन करेगा? तो वो करेगा आपका क्षार। और ब्लू वाले को रेड कौन करेगा? वो करेगा आपका अम्ल। अम्ल को आप सीधे सीधे ये वाला याद कर लीजिए, बार से, BAR। क्लियर होगा आप लोगों को? आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न देखिए, लाल पत्र को नीला कौन कर देता है? ऑप्शन ए अम्ल कर देता है, ऑप्शन बी क्षार कर देता है, ऑप्शन सी लवण कर देता है, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो मैं आपको बता दूं कि जो लाल पत्र होता है, अभी हम पढ़े थे कि रेड लिटमस पेपर को ब्लू कौन करेगा? तो यहाँ पे कौन करेगा? बेस करेगा आपका, यानी कि क्षार करेगा। ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। तो एसिड और बेस का पता लगाने के लिए हमने इतने सारी बातें पढ़ ली हैं। अब हम आगे बढ़ेंगे और देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या है। यह हमारा पीएच स्केल से रिलेटेड प्रश्न है। यहाँ पे प्रश्न है, शुद्ध जल में हाइड्रोजन आयन सांद्रण का मान होता है। जो शुद्ध जल होता है उसमें हाइड्रोजन आयन सांद्रण का मान कितना होता है? तो अभी हमने पढ़ा कि पीएच स्केल पे जो 7 होता है वो उदासीन होता है। और इस जगह पे 7 की पीएच वैल्यू किसकी होती है? शुद्ध जल की या अशुद्ध जल की। तो क्या होगा यहाँ पे? 10 के पावर -7। ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका, अम्लीय घोल का पीएच मान क्या होता है? अम्लीय घोल का पीएच मान क्या होता है? ऑप्शन ए 7, ऑप्शन बी 7 से कम, ऑप्शन सी 7 से अधिक, ऑप्शन डी 14। तो पीएच इसके लिए था आपका, यहाँ पे 0 से 14 तक था और बीच में एक 7 जो था न्यूट्रल था, उदासीन था। तो 0 से लेके 7 के बीच में जितने आते हैं वो होते हैं एसिड, और 7 के बाद जितने आते हैं 14 तक वो होते हैं बेस। 7 को छोड़ दीजिएगा हमेशा, क्योंकि 7 पे जो भी होगा वो न्यूट्रल होगा। तो अम्लीय घोल का पीएच मान कितना होगा? 7 से कम होगा। ऑप्शन बी इज़ अ करेक्ट आंसर। क्लियर है आप लोगों को? आगे बढ़िए। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है आपका, क्षार घोल का पीएच मान क्या होता है? ऑप्शन ए 7 से कम, ऑप्शन बी 7 से अधिक, ऑप्शन सी 0, ऑप्शन डी 7। तो देखिए 7 तो होगा नहीं कभी भी, क्योंकि ये शुद्ध जल का होता है। 0 ये तो अम्ल का होगा, जो एकदम प्रबल अम्ल होगा उसका होगा 0। और 7 से कम अभी हमने पढ़ा कि एसिड का होता है। 3 ऑप्शन एलिमिनेट हो गए, तो जो बचा ऑप्शन बी 7 से अधिक, वो बिल्कुल ठीक आंसर है आप लोगों का। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका, उदासीन घोल का पीएच मान क्या होता है? ऑप्शन ए 7 से कम, ऑप्शन बी 7 से अधिक, ऑप्शन सी 7, ऑप्शन डी
14। तो आप लोग को अभी पता है कि उदासीन घोल क्या होता है, जो न्यूट्रल होता है। ऑप्शन सी 7। वो कौन सा होता है? वो होता है अशुद्ध जल या शुद्ध जल, अशुद्ध जल या शुद्ध जल। क्लियर है? इतनी सारी बातें हम लोग पढ़ चुके हैं एसिड, बेस और सॉल्ट के बारे में। अभी तक जो हम पढ़े हैं इसमें सॉल्ट की कहीं जिक्र नहीं हुई है, सिर्फ एसिड और बेस की ही हुई है। अभी आगे बहुत सारे प्रश्न हैं और बहुत सारा कंटेंट है अपने पास, तो जुड़े रहिए, देखते चलिए। अगला प्रश्न है आपका, निम्न में से कौन सा प्रबल अम्ल है? प्रबल अम्ल का मतलब अभी हमने बताया जिसका पीएच स्केल पे वैल्यू कितनी आ रही हो, 0 से लेके 3 तक के बीच में। तो इसमें बताइए कौन सा प्रबल अम्ल है। ऑप्शन ए CF3COOH, ऑप्शन बी CBr3COOH, ऑप्शन सी CCl3COOH, ऑप्शन डी CH3COOH। तो जो यहाँ पे आपका प्रबल अम्ल है वो है CF3COOH। ऑप्शन ए इज़ अ करेक्ट आंसर। और भी बहुत सारे प्रबल अम्ल हैं, जैसे कि अगर आपको नाम मिलेगा HCl, H2SO4, H2SO4 यानी कि सल्फ्यूरिक एसिड, ये प्रबल अम्ल के उदाहरण हैं, याद रखिएगा आप लोग। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका, निम्न में से कौन दुर्बल अम्ल है? दुर्बल अम्ल का मतलब जो कमजोर अम्ल है, जिसकी पीएच स्केल पे वैल्यू कितनी आ रही हो, 3 से लेके 7 से कम तक, 7 से कम, 3 से लेकर 7 से कम तक, वो होगा आपका कमजोर अम्ल। तो देखिए ऑप्शन है, ऑप्शन ए CH3COOH, ऑप्शन बी C6H5COOH, ऑप्शन सी C6H5OH, ऑप्शन डी HCOOH। तो यहाँ पे जो आपका सबसे दुर्बल अम्ल है, जो यहाँ ऑप्शन दिया गया है, वो है आपका C6H5OH। ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। क्लियर है आप लोगों को? ये दुर्बल अम्ल है। दुर्बल अम्ल देखिए, दूध भी हमारा स्लाइटिक अम्ल ही होता है, दूध हम खाते हैं, पीते हैं, तो जितने भी अम्ल हम लोग खाते हैं या पीते हैं वो क्या होता है, दुर्बल अम्ल होता है। हम लोग प्रबल अम्ल नहीं खा सकते या पी सकते। खाएंगे या पिएंगे अगर हम प्रबल अम्ल, तो हमारा मुंह जल जाएगा भाई। अगर आप कभी H2SO4 को खा लिए या पी लिए तो क्या होगा भाई, मुंह पूरा का पूरा जल जाएगा। ठीक, तो उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी बातें क्लियर हो रही होंगी। अगर क्लियर हो रही हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों को भी फटाफट शेयर कर दीजिए एक बार। अगला प्रश्न देखिए, निम्न में से कौन सा तत्व सभी अम्लों में पाया जाता है? ऑप्शन ए हाइड्रोजन, ऑप्शन बी नाइट्रोजन, ऑप्शन सी ऑक्सीजन, ऑप्शन डी सल्फेट। तो देखिए अभी हमने बताया कि जितने भी अम्ल होते हैं उसमें से H+ आयन रिलीज होता है। H+ आयन निकलता है जब उसका जलीय अभिक्रिया कराते हैं। तो सभी अम्लों में क्या पाया जाएगा? जाहिर सी बात है H यानी कि हाइड्रोजन पाया जाएगा। ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। क्लियर है? आगे बढ़िए, अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है आपका, निम्न में से किसको कार्बोलिक अम्ल के नाम से जानते हैं? कार्बोलिक अम्ल के नाम से किसको जानते हैं? ऑप्शन ए फेनॉल को, ऑप्शन बी एसिटिक अम्ल को, ऑप्शन सी एथेनॉल को, ऑप्शन डी ऑक्जेलिक अम्ल को। तो देखिए जो आपका कार्बोलिक अम्ल के नाम से जानते हैं वो जानते हैं हम किसको? फिनॉल को। ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। और ये CGL 2016 का पूछा हुआ प्रश्न है। और देखिए जितने भी प्रश्न हैं मोस्टली पूछे हुए प्रश्न हैं, क्योंकि अभी तक क्या हो रहा था कि केमिस्ट्री से बहुत छोटे छोटे प्रश्न आते थे जो बहुत इजी लेवल के थे। अब क्या हो गया कि मॉडरेट लेवल के आ रहे हैं, तो हम मॉडरेट लेवल भी करेंगे लेकिन पहले इजी लेवल का ख़त्म कर लें। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है आप लोगों का, निम्न में से कहा गया कौन सा कथन अम्लों के लिए असत्य है? यानी कि अम्लों के बारे में कौन सा कथन गलत है, यही बताना है आपको। ऑप्शन ए, यह जलीय विलयन में H+ आयन देते हैं। ऑप्शन बी, मुख्यतः सभी अम्ल हाइड्रोजन युक्त होते हैं। ऑप्शन सी, ये नीले लिटमस पत्र को लाल कर देते हैं। ऑप्शन डी, ये जलीय विलयन में बुरे विद्युत चालक होते हैं। अब देखिए यहाँ पे एक बात कि सभी अम्ल जो होते हैं H+ आयन रिलीज करते हैं, हमको पता है। सभी अम्लों में हाइड्रोजन होता है, ये भी हमको पता चल गया अभी पीछे। और ये नीले लिटमस पत्र को लाल कर देते हैं, तो याद करने का क्या तरीका था? बार, B से ब्लू, R से रेड, A से अम्ल, ठीक है, एसिड। तो यहाँ पे सी भी बिल्कुल ठीक आंसर है। ऑप्शन डी यहाँ पे गलत है, कथन गलत है।
तो यही आपको आंसर टिक करना है, ऑप्शन डी। बाकी ये तीनों स्टेटमेंट सही हैं अम्ल के बारे में। तो यहाँ पे 3 बातें आपको अम्ल से पता चल गई होंगी। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सारी बातें क्लियर होती जा रही होंगी, क्योंकि सब एक दूसरे को कोरिलेट कर रहा है कहीं ना कहीं, आपको भी पता चल रहा होगा। अभी पूरा जब आप वीडियो कंप्लीट कर लेंगे तो आपको लगेगा कि यार मेरे पास एसिड और बेस का एक कंपाइल नोट्स हो गया। अगला प्रश्न देखिए, निम्न में से सबसे प्रबल अम्ल कौन सा है? अपने मन से नहीं बताना, यहाँ जो ऑप्शन दिया गया उसमें से बताना है। ऑप्शन ए एसिटिक अम्ल, ऑप्शन बी मोनोक्लोरोएस्टिक अम्ल, ऑप्शन सी डाईक्लोरोएस्टिक अम्ल, ऑप्शन डी ट्राईक्लोरोएस्टिक अम्ल। तो जो यहाँ पे बिल्कुल ठीक आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी ट्राईक्लोरोएस्टिक अम्ल। ये MTS 2006 का पूछा हुआ प्रश्न है, MTS 2006 का पूछा हुआ प्रश्न है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका, सल्फ्यूरिक अम्ल है, सल्फ्यूरिक अम्ल यानी कि H2SO4 क्या है? एकल क्षारकीय है, ऑप्शन बी द्विक्षारकीय है, ऑप्शन सी त्रिक्षारकीय है, ऑप्शन डी चतुर्थ क्षारकीय है। तो जो आपका सल्फ्यूरिक अम्ल है वो आपका द्विक्षारकीय है, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। सल्फ्यूरिक अम्ल को हम क्या बोलते हैं? किंग ऑफ एसिड, अम्लों का राजा। क्या बोलते हैं? अम्लों का राजा। और बैटरी एसिड भी होता है आपका सल्फ्यूरिक अम्ल। चलिए आगे मिलेगा आपको पढ़ने के लिए, मैंने PPT लगाई हुई है, तो यहाँ पे हम ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। अगला प्रश्न है आपका, एसिटिक अम्ल का रासायनिक सूत्र क्या होगा? ऑप्शन ए CH3COH, ऑप्शन बी CH3COCH3, ऑप्शन सी CH3COOH, ऑप्शन डी CH2COOH। तो देखिए जो आपका एसिटिक अम्ल होता है, आप लोगों ने बहुत बार सुना होगा और बहुत बार पेपर में आया भी है, एसिटिक अम्ल वो होता है CH3COOH। और जो सिरके वाली अम्ल होती है ना, वो यही होती है। और इसकी pH वैल्यू कितनी होती है ये भी याद रख लीजिए, 3 होती है। इसकी pH वैल्यू कितनी होती है? 3.0 होती है। क्लियर है? उम्मीद करता हूँ कि दोनों बातें क्लियर होंगी कि एसिटिक अम्ल का रासायनिक सूत्र क्या है? CH3COOH, CH3COOH एसिटिक अम्ल। और जो सिरका होता है वो सिरके में एसिटिक अम्ल पाया जाता है, किसमें? सिरका में। और एसिटिक अम्ल का pH वैल्यू कितना होता है? वो होता 3.0 यानी कि 3 होता है। और एक बात मैं आपको और बता देता हूँ कि ये pH वैल्यू वेरी कर जाती हैं, कहीं पे आपको 3.1 लिखा हुआ मिल जाए तो पैनिक ना होइएगा। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका, सिरके का रासायनिक नाम डैश है? ऑप्शन ए एसीटोन, ऑप्शन बी फॉर्मल्डिहाइड, ऑप्शन सी एसिटिक अम्ल, ऑप्शन डी एथेनॉल। तो अभी हमने पीछे पढ़ा कि सिरके का जो रासायनिक नाम है वो है एसिटिक अम्ल CH3COOH। और इसका pH भी हमने बता दिया आपको कितना होता है, तो 3 होता है। और एक बात और देख लीजिए, यहाँ पे इतनी बातें तो हम देख चुके थे पहले ही। एक बात और, जो सिरका होता है उसमें 95% जो होता है आपका जल होता है, वाटर होता है। और 5% आपका एसिटिक एसिड होता है CH3COOH। याद रखिएगा। इसका भी एक पूछा हुआ प्रश्न है, किसमें? शायद ग्रुप डी 2014 में या फिर NTPC का पूछा हुआ प्रश्न है कि सिरके में एसिटिक अम्ल कितना होता है, तो वो होता है 5%। याद रखिएगा आप लोग। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका, लेड बैटरी में प्रयोग होने वाला अम्ल कौन सा है? ऑप्शन ए फास्फोरिक अम्ल, ऑप्शन बी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ऑप्शन सी सल्फ्यूरिक अम्ल, ऑप्शन डी नाइट्रिक अम्ल। तो जो यहाँ पे आपका सही आंसर है वो है सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4। यही आपके बैटरी में प्रयोग की जाती है। इसी को हम बैटरी एसिड बोलते हैं, या अम्लों का राजा, या ऑयल ऑफ विट्रियोल भी बोलते हैं। H2SO4 को ऑयल ऑफ विट्रियोल भी बोलते हैं। और ऑयल ऑफ विट्रियोल पूछा हुआ प्रश्न है, आगे आएगा। चलिए देखिए अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा अम्ल बैटरी में प्रयोग होता है? ऑप्शन ए हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ऑप्शन बी सल्फ्यूरिक अम्ल, ऑप्शन सी
ड्राई हाइड्रोफ्लोरिक अम्ल, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो अभी आपको पता चल गया हो कि अम्ल बैटरी में कौन सा प्रयोग होता है, तो वो होता है H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल। ये 2007 एसएससी का पूछा हुआ प्रश्न है, तो आप लोग इनको हल्के में मत लीजिए। जब यही प्रश्न एग्जाम में आएगा तो गलत कर देंगे आप लोग, अगर ध्यान से नहीं देखेंगे तो। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, आंसर दीजिए। टमाटर में किस अम्ल का प्रयोग, नहीं प्रयोग हटा दीजिए, टमाटर में कौन सा अम्ल होता है, टमाटर में कौन सा अम्ल होता है? ऑप्शन ए सिट्रिक अम्ल, ऑप्शन बी मैलिक अम्ल, ऑप्शन सी ऑक्जेलिक अम्ल, ऑप्शन डी एस्टिक अम्ल। तो जो आपका टमाटर होता है ना, टमाटर में होता है आपका ऑक्जेलिक एसिड, ऑक्जेलिक अम्ल। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। और ऑक्जेलिक अम्ल का एक बार सूत्र पूछा गया था, तो वो होता है C2H2O4। ऑक्जेलिक अम्ल का जो रासायनिक सूत्र है क्या है? C2H2O4। और ये टमाटर में, टमाटर के बीज में सबसे ज़्यादा पाया जाता है और पालक में भी पाया जाता है। कौन सा अम्ल? ऑक्जेलिक अम्ल। क्लियर है? आगे बढ़िए, अगला प्रश्न देखिए। निम्न में से किस अम्ल का प्रयोग वस्त्रों पर से लोहे तथा धूल के धब्बे हटाने के लिए प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन ए सिट्रिक अम्ल, ऑप्शन बी ऑक्जेलिक अम्ल, ऑप्शन सी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ऑप्शन डी एस्टिक अम्ल। तो जो जंग के दाग होते हैं, रस्ट के जो दाग होते हैं, वो हटा जाते हैं आपके ऑक्जेलिक अम्ल से, ऑप्शन बी। और ऑक्जेलिक अम्ल किस में पाया जाता है? वो पाया जाता है टमाटर में और पालक में। टमाटर के सबसे ज़्यादा बीज में पाया जाता है और छिलके में पाया जाता है, ठीक है। और जो आपका पथरी होता है, स्टोन का नाम सुना होगा आपने, वो भी आपका होता है ऑक्जेलिक अम्ल का दूसरा चीज़। क्या होता है? वो होता है आपका कैल्शियम ऑक्जिलेट, कैल्शियम ऑक्जिलेट। क्लियर है? आप ऑक्जेलिक एसिड से याद रखिएगा, ऑक्जेलिक एसिड का ही है कैल्शियम ऑक्जिलेट। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं आपका। निम्न में से किस अम्ल की वजह से दूध खट्टा हो जाता है? ऑप्शन ए एसिटिक अम्ल, ऑप्शन बी सिट्रिक अम्ल, ऑप्शन सी एस्कॉर्बिक अम्ल, ऑप्शन डी लैक्टिक अम्ल। तो देख, दूध में पाया जाता है आपका, दूध में वो पाया जाता है आपका लैक्टोज। क्या पाया जाता है? लैक्टोज। और दूध से बनी दही जो होती है उसमें पाया जाता है क्या? वो पाया जाता है आपका लैक्टिक एसिड। क्या पाया जाता है? लैक्टिक एसिड। और ये एसिड है कौन सा? लैक्टिक एसिड। तो दूध से बनी दही खट्टी हो जाती है, तो दूध क्यों खट्टा होगा? लैक्टिक एसिड के कारण ही खट्टा होगा। दही में पूछा जाएगा कि दही में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो वो आप बताएंगे लैक्टिक एसिड। और दूध में कौन सा बैक्टीरिया होता है जो दूध को दही में बदलता है, तो वो बदलता है आपका लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया। कौन बदलता है? लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया। क्लियर है आप लोगों को इतनी सारी बातें? सिरके का रासायनिक नाम क्या है? ये MTS 2002 में, 1992 में, CGL 2010 में पूछा गया है। तो हम पीछे पढ़ चुके हैं कि सिरके का रासायनिक नाम क्या है? एस्टिक एसिड CH3COOH। और इसका pH भी पढ़ चुके हैं। pH जो होता है 3 होता है। और सिरके में कितना एस्टिक अम्ल होता है? तो वो होता है 5%, बाकी पानी होता है 95%। तो इतनी सारी बातें हमको क्लियर हैं। अगला प्रश्न है आपका, नींबू में उपस्थित अम्ल का नाम बताइए। जो आपकी नींबू होती है उसमें कौन सा अम्ल होता है, यही पूछा जा रहा है। ऑप्शन ए फास्फोरिक अम्ल, ऑप्शन बी कार्बोनिक अम्ल, ऑप्शन सी सिट्रिक अम्ल, ऑप्शन डी मैलिक अम्ल। तो देखिए, जो नींबू होता है और जो अंगूर होता है उसमें पाया जाता है आपका सिट्रिक अम्ल। और यहाँ पे जो दिया है मैलिक अम्ल। मैलिक अम्ल जो होता है आपका पका जो आम होता है, पका हुआ, कच्चा नहीं, पका हुआ आम, उसमें पाया जाता है क्या? मैलिक अम्ल। दोनों क्लियर हो गया होगा आपको कि नींबू और अंगूर में सिट्रिक अम्ल, मैलिक अम्ल पके आम में। और मैलिक अम्ल आपके सेब में भी पाए जाते हैं, सेब, एप्पल। क्लियर होगा इतना? आगे बढ़ते हैं, आगे देखिए। आगे मैं इसकी एक पूरी PPT दूंगा जिसमें से 8 से 10 होंगे, वो आप एक बार रीड कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है, चींटी के डंक में कौन सा अम्ल होता है? ऑप्शन ए एस्टिक अम्ल, ऑप्शन बी फॉर्मिक अम्ल, ऑप्शन बी सिट्रिक अम्ल,
ऑप्शन डी लैक्टिक अम्ल। तो देखिए इसमें जितने ऑप्शन दिए हुए हैं सबको हम पढ़ चुके हैं लगभग। ये देखिए एसिटिक अम्ल क्या होता है, CH3COOH किस में पाया जाता है, आपका सिरके में पाया जाता है। सिट्रिक अम्ल नींबू और अंगूर में। लैक्टिक अम्ल अभी हमने बताया, लैक्टिक अम्ल किस में, दही में, दही में। तो जो बचा आपका क्या बचा, फॉर्मिक अम्ल। तो चींटी में क्या पाई जाती है, फॉर्मिक अम्ल। चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाई जाती है, तो वो पाई जाती है आपकी फॉर्मिक अम्ल। हो सकता है कि इसकी जगह पे एक नाम और देखने को मिल जाए, वो क्या मिल जाए, मेथेनोइक एसिड। क्या मिल जाए, मेथेनोइक एसिड। इसको मोस्ट इम्पोर्टेंट करके लिख लीजिएगा मेथेनोइक एसिड को, और याद भी कर लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे हम लोग। अब देखिए यहाँ पे गेहूं में कौन सा पाया जाता है, तो गेहूं में पाया जाता है आपका ग्लूटेनिक अम्ल। गेहूं में क्या, ग्लूटेनिक, ग से गेहूं, ग से ग्लूटेनिक। रक्त में क्या पाया जाता है, कौन सा अम्ल, अमीनो एसिड, अमीनो अम्ल। पक्का आम और सेव में मैलिक अम्ल। अभी हम पीछे ये पढ़े हैं। आपकी टी यानी कि टी और चाय मतलब एक ही बात है। टी चाय में क्या पाई जाती है, तो टेनिन अम्ल। कच्चा आम में क्या पाई जाती है, स्कॉर्बिक अम्ल। बटर में क्या पाई जाती है, ब्यूटेरिक अम्ल। बटर में क्या पाई जाती है, ब्यूटेरिक अम्ल। अब मैं देखिए एक बात और बताता हूँ यहाँ पे, एस्कॉर्बिक अम्ल जो होता है, अगर किसी भी ऐसा कोई भी फल दिया है जिसमें विटामिन सी पाई जाती है, तो वहाँ पे एस्कॉर्बिक अम्ल ही पाई जाती है मोस्टली। जैसे आंवला हो गया, ऑरेंज हो गया, अंगूर में भी पाई जाती है। लेकिन अंगूर का आप सिर्फ अंगूर पूछेगा और वहाँ पे सिट्रिक अम्ल दिया होगा तो सिट्रिक टिक करिएगा। क्लियर है इतनी सारी बातें। और आगे बढ़ेंगे हम लोग, चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया निम्न में से कौन सा क्षार उपस्थित होता है, निम्न में से किसमें मिल्क ऑफ मैग्नीशिया उपस्थित होता है। तो ऑप्शन है देखिए मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, ऑप्शन बी अमोनियम हाइड्रोक्साइड, ऑप्शन सी सोडियम हाइड्रोक्साइड, ऑप्शन डी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो जो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया होता है यानी कि मैग्नीशिया का दूध, वो होता है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड में। ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। और इसका केमिकल नेम जो होता है वो होता है MgOH का होल ट्वाइस, MgOH का होल ट्वाइस। ठीक, इसकी pH वैल्यू कितनी होती है, इसकी pH वैल्यू होती है 10.5, यानी कि ये भी एक क्या है, प्रबल क्षार है। क्या है, क्षार है। क्लियर होगी इतनी बातें। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न, दूध के pH की प्रकृति कैसी होती है। ऑप्शन ए आंशिक क्षारीय, ऑप्शन बी आंशिक अम्लीय, ऑप्शन सी उच्च अम्लीय, ऑप्शन डी उच्च क्षारीय। तो देखिए यहाँ पे जो प्रश्न पूछने का तरीका थोड़ा सा बदल जाएगा। अगर पेपर में तो वो पूछ लेगा दूध का pH कितना होता है, तो दूध का जो pH होता है वो होता है 6.5। तो आप लोग अब आंसर दे सकते हैं कि ये 7 से कम है तो क्या होगा, अम्लीय होगा। लेकिन कितना अम्लीय होगा, थोड़ा सा अम्लीय होगा, उच्च नहीं होगा। तो क्या होगा, आंशिक अम्लीय। ऑप्शन बी इज अ करेक्ट आंसर। क्लियर है आप लोगों को। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, सोडियम क्लोराइड का रासायनिक सूत्र क्या है। सोडियम जो क्लोराइड है उसका रासायनिक सूत्र पूछा जा रहा है। तो सोडियम क्लोराइड का रासायनिक सूत्र क्या है, NaCl2, ऑप्शन बी NaCl, ऑप्शन सी Na2Cl, ऑप्शन डी Na2Cl2। तो जो सोडियम क्लोराइड है, नाम से ही पता चल रहा है। अगर पूछता पेपर में कि नमक का सूत्र बताइए, क्या बताइए, नमक का सूत्र बताइए, तब थोड़ी दिक्कत हो सकती थी, वहाँ पे आपको सोचना पड़ सकता था। लेकिन यहाँ पे तो कुछ सोचना ही नहीं है यार। सोडियम क्लोराइड दिया है तो NaCl होगा, NaCl होगा। आगे बढ़ते हैं, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका, अम्लनाशक की प्रकृति कैसी होती है। जो अम्लनाशक होते हैं, जैसे कि आप बहुत ज़्यादा स्पाइसी खाना खा लिए या फिर मसाला बहुत ज़्यादा खा लिए हैं, तो आपको क्या होता है कि एसिडिटी बन जाती है, यानी कि अम्ल हो जाता है आपके पेट में। ये अम्ल बनता क्यों है, क्योंकि जब आप बहुत ज़्यादा खाना खाते हैं या स्पाइसी खाना खाते हैं तो उसके डाइजेशन के लिए हमारे पेट से क्या निकलता है, HCl निकलता है। और HCl क्या, एक एसिड है। तो वो क्या होगा, आपके पेट में जलन होगा, उसे हम क्या बोलते हैं, एसिडिटी। तो एसिडिटी का जो नाश करेगा उसको क्या बोलेंगे। ऑप्शन ए वो अम्लीय होगा,
ऑप्शन बी वो क्षारीय होगा, ऑप्शन सी वो उदासीन होगा, ऑप्शन डी वो उच्च अम्लीय होगा। तो देखिए, मान लीजिए कि हमारे पेट से मानना क्या HCl रिलीज होता है। HCl के साथ हमने कोई बेस यानी कि क्षार ले लिया। क्या ले लिया? Mg, मान लीजिए अभी हमने पढ़ा मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का, MgOH का होल ट्वाइस ले लिया, हमने खा लिया। तो क्या होगा आपका, ये HCl जो है आपका H2O में टूट जाएगा। किस में टूट जाएगा? H2O में। ठीक है, H2O मतलब क्या होता है आपका? पानी होता है, और सॉल्ट बना देगा आपका। क्या बना देगा? सॉल्ट, NaCl। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, आपका जो HCl था वो ख़त्म हो गया, यानी कि जो पेट की आपकी एसिडिटी थी वो ख़त्म हो गई। और ये ख़त्म क्यों कौन किया? MgOH का होल ट्वाइस, यानी कि एक ये बेस है, बेस मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। ये क्या है? एक बेस है, क्षार है। तो अम्लनाशक की प्रकृति कैसी होती है? क्षारीय होती है। ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। हो सकता है किसी को समझ में ना आया हो, तो मैं इसको और अच्छे ढंग से आगे मैं एक्सप्लेन करूँगा आपको, ठीक है? या फिर आप दोबारा वीडियो को देख लेंगे तो भी समझ में आ जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है आपका, और ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। प्रश्न है, बिना बूझे चूने का रासायनिक नाम क्या होता है? देखिए, चूना दो होता है, एक होता है बुझा हुआ चूना और एक होता है बिना बुझा हुआ चूना। जो बुझा हुआ चूना होता है उसको हम खा सकते हैं, वो ईटेबल होता है। लेकिन जो बिना बुझा हुआ चूना होता है उसको हम खा नहीं सकते हैं, उसको बोलते हैं हम क्विक लाइम। क्या बोलते हैं? क्विक लाइम। उसका रासायनिक नाम पूछा गया है। ऑप्शन है कैल्शियम कार्बोनेट, ऑप्शन बी कैल्शियम ऑक्साइड, ऑप्शन सी सोडियम हाइड्रोक्साइड, ऑप्शन डी कैल्शियम सल्फेट। तो जो आपका बिना बुझा चूना होता है वो होता है CaO, यानी कि कैल्शियम ऑक्साइड। क्या होगा? कैल्शियम ऑक्साइड। ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। और पेपर में पूछा जाता है कि कैल्शियम ऑक्साइड का यूज़ कहाँ करते हैं, तो वो करते हैं हम सीमेंट बनाने में। क्या करने में? सीमेंट बनाने में। और एक प्रश्न इस तरीके का पूछा जाता है कि सीमेंट में अगर CaO की मात्रा बढ़ जाए तो क्या होगा? अगर CaO की मात्रा बढ़ जाएगी सीमेंट में तो दरार पड़ जाएंगी। क्या पड़ जाएंगी? दरार पड़ जाएंगी। और जब कम हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? जो सीमेंट की मजबूती है वो कम हो जाएगी। ठीक है, तो ये इतनी सारी बातें थी आपकी बिना बूझे हुए चूने से, याद रखिएगा आप लोग। आगे बढ़िए। अगला प्रश्न, किसमें टार्टरिक अम्ल नहीं पाया जाता है? ये नहीं पूछा गया किसमें टार्टरिक अम्ल पाया जाता है, ये पूछा गया किसमें नहीं पाया जाता है। ऑप्शन ए इमली में, ऑप्शन बी अंगूर में, ऑप्शन सी कच्चा आम में, ऑप्शन डी पालक में। तो देखो भाई, यहाँ पे थोड़े से मिलते जुलते आंसर हैं। इमली में पाया जाता है टार्टरिक अम्ल मोस्टली, जो सबसे ज़्यादा पाया जाता है इमली में। लेकिन अंगूर में भी अम्ल पाया जाता है, कच्चा आम में भी अम्ल पाया जाता है, लेकिन पालक में तो कोई अम्ल नहीं मिलता है। ऑप्शन डी। तो यहाँ पे जो बिल्कुल सही आंसर होगा आपका वो होगा ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर। इसमें टार्टरिक अम्ल नहीं पाया जाता है। क्लियर है आप लोगों को? आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, वॉशिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है? वॉशिंग सोडा आपको पता होगा, कपड़े धोने वाला साबुन, उसका रासायनिक नाम क्या है? ऑप्शन ए सोडियम क्लोराइड, ऑप्शन बी पोटेशियम नाइट्रेट, ऑप्शन सी सोडियम कार्बोनेट, ऑप्शन डी सोडियम हाइड्रोक्साइड। जो यहाँ पे आपका सही आंसर होगा वो क्या होगा? सोडियम कार्बोनेट। ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न, सोडियम कार्बोनेट का सामान्य नाम क्या है? ऑप्शन ए चूने का पत्थर, ऑप्शन बी चूना, ऑप्शन सी संगमरमर, ऑप्शन डी धावन सोडा। तो अभी हमने पढ़ा कि वॉशिंग सोडा कोई तो वॉशिंग कोई तो धावन बोला गया यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर। और CPO 2017 में यही ठीक प्रश्न पूछा गया था। क्लियर होगा आप लोगों को? आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा अम्ल होता है? अब पूछा गया है कि पालक में निम्न में से कौन सा अम्ल होता है? ऑप्शन ए लैक्टिक अम्ल, ऑप्शन बी ऑक्जेलिक अम्ल, ऑप्शन सी कार्बोनिक अम्ल, ऑप्शन डी फॉर्मिक अम्ल। तो देखिए, जो आपका पालक होता है और टमाटर होता है उसमें क्या पाया जाता है? ऑक्जेलिक अम्ल।
अभी हम पीछे पढ़ चुके हैं, तो इसका आंसर तो आपको शायद आना चाहिए था। आगे बढ़ेंगे हम लोग। अगला प्रश्न देखिए, कैल्शियम हाइपोक्लोराइड का सामान्य नाम क्या होता है? कैल्शियम हाइपोक्लोराइड का सामान्य नाम क्या होता है? ये जल, ऑप्शन बी विरंजक चूर्ण, ऑप्शन सी बेकिंग सोडा, ऑप्शन डी बेकिंग पाउडर। तो देखिए, जो आपका कैल्शियम हाइपोक्लोराइड होता है वो होता है आपका हाइपो या ऑक्सीक्लोराइड, वो होता है आपका विरंजक चूर्ण CaO अब इसका नाम बता सकता है कोई? क्या होगा ये? विरंजक चूर्ण यानी कि ब्लीचिंग पाउडर। ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। अब हम एक बार बता दें आपको मोटा मोटा कि ब्लीचिंग पाउडर का यूज़ कहाँ होता है। ब्लीचिंग पाउडर जो भी होता है, जैसे ही आपको क्लोरीन गैस दिख जाए तो समझ जाइए कि कोई ना कोई एक कीटाणुनाशक है। क्या है? कीटाणुनाशक है। और पेपर में पूछा जाता है कि स्विमिंग पूल की सफाई करने में किसका उपयोग किया जाता है, तो आप बताएंगे किसका? ब्लीचिंग पाउडर का या फिर विरंजक चूर्ण का। क्लियर है? दोनों बातें एक ही हैं। और ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। कौन सा? स्विमिंग पूल। क्योंकि पेपर में पूछा जाता है कुएं की सफाई के लिए किसका यूज़ किया जाता है, और पूछा जाता है कि स्विमिंग पूल की सफाई के लिए किसका यूज़ किया जाता है। तो स्विमिंग पूल का याद रख लीजिए अभी के लिए कि विरंजक चूर्ण या ब्लीचिंग पाउडर या CaOCl2। क्लियर होगा इतनी सारी बातें? आगे बढ़िए। अगला प्रश्न नहीं है, यहाँ पे हमने HCl के बारे में, यानी कि HCl आपका पता है ना, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के बारे में सारी बातें मेंशन करने की कोशिश की गई हैं, जो आपके पेपर में, आने वाले पेपर में या फिर पूछे हुए भी हैं और पूछे भी जाएंगे। जो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है इसको HCl से दिखाते हैं और इसी को म्यूरेटिक अम्ल भी कहते हैं। एक प्रश्न ऐसे बन जाएगा कि म्यूरेटिक अम्ल किसे कहते हैं? ऑप्शन दे देगा HCl, H2SO4, HNO3, ठीक है, इनमें से कोई नहीं, तो आपको लगाना होगा HCl। अब देखिए, गैल्वेनाइजेशन से पहले, मतलब किसी लोहे पर जिंक की परत चढ़ाने से पहले लोहे को किससे धोते हैं? HCl से धोते हैं। और सूक्ष्म जीवों को मारने के लिए HCl काम में आता है। आपको पता है कि हमारे पेट में क्या होते हैं? बहुत सारे बैक्टीरियाज होते हैं, जिनको कौन मारता है? तो जो हमारे पेट से HCl निकलता है वो उसे मार देता है, जला देता है। अगला, इसका उपयोग बाथरूम की सफाई में होता है। जो HCl होता है उससे तेजाब बनता है, और आपको पता होगा कि तेजाब से पहले क्या होता था? बाथरूम की सफाई होती थी। कुछ बेवकूफ़ लोगों ने लगा मुंह चेहरे पे फेंकने, तो इसको बंद कर दिया भारत सरकार ने। अगला ऑप्शन ही है। अगला जो पॉइंट है वो है एक्वारेजिया या अम्लराज या शाही पानी बनाने में। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है आपके एग्जामिनेशन के लिए कि अम्लराज बनाने में किसका यूज़ होता है, तो वो होता है HCl का। अब हम लोग थोड़ा सा अम्लराज के बारे में जान लेते हैं कि अम्लराज क्या है, शाही पानी क्या है। देखते हैं हम एक्वारेजिया क्या होता है। एक्वारेजिया जो होता है, शाही पानी, वो होता है आपका HCl और HNO3 का मिक्सचर। जो एक्वारेजिया होता है वो होता है HCl और HNO3 का मिक्सचर, और इसका रेशियो क्या होता है? 3:1, या फिर कह सकते हैं ये 75% HCl होता है और 25% क्या होता है? HNO3 होता है। किसमें? एक्वारेजिया में, या शाही पानी में, या अम्लराज में। और इसका अम्लराज का यूज़ कहाँ होता है? इस अम्लराज का यूज़ होता है जो धातुएं होती हैं जैसे सोना, चांदी, प्लेटिनियम, इनको घोलने में, इनको डिज़ोल्व करने में किसका उपयोग होता है? एक्वारेजिया का। याद रखिएगा, पेपर में पूछा हुआ है कि धातुओं को घोलने के लिए किसका यूज़ किया जाता है, तो वहाँ पे आपको टिक करना होगा शाही पानी, अम्लराज या एक्वारेजिया। आप कभी भी प्रीवियस ईयर लगाएंगे ना तो आपको 2 से 3 प्रश्न मिल जाएंगे। SSC में, रेलवे में, NTPC में पूछा हुआ प्रश्न है। ठीक है, अब इसका रेशियो और परसेंटेज भी आप याद रख सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं हम अपना। प्रश्न नहीं है, अब हमारी अगली PPT जो है नोट्स की तरह होंगी। अगला PPT देखिए, सल्फ्यूरिक अम्ल के बारे में जितनी सारी बातें यहाँ पे लिखी हुई हैं। सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 होता है, इसे किंग ऑफ एसिड या अम्लों का राजा कहते हैं। ठीक, यह बैटरी एसिड होता है, यह बैटरी में प्रयोग होता है, ये पीछे हम कर चुके हैं। अम्ल वर्षा जो होती है वो कैसी होती है? सल्फ्यूरिक अम्ल वाली वर्षा जो होती है उसे बोलते हैं हम अम्ल वर्षा।
और अम्ल वर्षा में क्या होता है, जो मेन गैस कॉज करती है वो करती है SO2। क्या? SO2, सल्फर। कौन सी गैस? सल्फर। पेपर में पूछा था, सल्फर ऑक्साइड भी नहीं दिया था, सिर्फ सल्फर लिख दिया था। CHSL के पेपर में पूछा था कि अम्ल वर्षा का मुख्य कारण गैस कौन है, तो वहाँ पे सिर्फ सल्फर लिखा था, आपको यही टिक करना है। सल्फर ऑक्साइड भी नहीं लिखा था उसने। ठीक है, आगे बढ़िए, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला जो 50 है वो देखते हैं। अगला 50 अम्ल वर्षा में पाया जाता है, बता दिया हमने। अम्ल वर्षा में कैसे पाया जाता है वो देख लीजिए आप लोग कैसे। देखिए यहाँ पे SO2 गैस होती है हमारे एटमॉस्फेयर में, SO2 गैस, और ऊपर जलवाष्प होता है H2O। क्या होता है? जलवाष्प होता है, पानी। तो जैसे ही ये दोनों मिलते हैं एक साथ तो क्या बना देते हैं? H2SO4 बना देते हैं। क्या बना देते हैं? H2SO4 बना देते हैं, और यही अम्लीय वर्षा होती है। क्या होती है? यही अम्लीय वर्षा होती है। क्लियर होगा आपको? चलिए देखिए, सल्फ्यूरिक अम्ल होता है किसमें? फायर एक्सटिंग्विशर में, अग्निशामक यंत्र में, जो आग बुझाने वाली यंत्र होती है उसमें सल्फ्यूरिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। और एक सोडा भी प्रयोग में लाया जाता है, वो भी यहीं पे जान लीजिए, वो होता है NaHCO3। और इसी को हम क्या बोलते हैं? खाने वाला सोडा या बेकिंग सोडा। क्या बोलते हैं? खाने वाला सोडा या बेकिंग सोडा। ये एक सोडा है, याद रखिएगा कि अग्निशामक यंत्र में सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ साथ एक सोडा होता है NaHCO3। क्लियर है? और चलिए फायर एक्सटिंग्विशर के बारे में हम आगे बहुत सारी डिस्कशन करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। आगे देखिए, आगे है आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड। आगे है सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? कॉस्टिक सोडा, NaOH। क्या बोलते हैं? NaOH। और यहाँ पे मैं आपको 2 से 3 बातें बताऊँगा। जो आपकी कपड़े वाली साबुन होती है, जो कपड़े धोने वाली साबुन होती है, वो बनती है आपकी सोडियम हाइड्रोक्साइड से। वो बनती है आपकी सोडियम हाइड्रोक्साइड से। और जो सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है वो प्रबल क्षार होता है। क्या होता है? प्रबल क्षार। इसकी pH वैल्यू कितनी होती है? 14 होती है। ठीक है, आगे बढ़िए, अगला 50 देखिए। और यहीं पे एक बात और, मान लीजिए कि कपड़े धोने वाला साबुन जो होता है आपका वो होता है NaOH। तो आपका जो नहाने वाला साबुन होता है वो किससे बनता है? वो बनता है आपका KOH, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से। और इसकी pH थोड़ी कम होती है। कितनी होती है? वो होती है 12 से लेके 12.5 तक। 12 से लेके 12.5 तक। दोनों बातें याद रखिएगा, दोनों साबुन यहाँ पे क्लियर हो गए होंगे। आगे देखिए, अगला प्रश्न। अगला प्रश्न नहीं है, ये भी आपका 50 है जो नोट्स है। ऑक्जेलिक अम्ल किस में पाया जाता है? तो अभी हमने पढ़ा टमाटर के बीज और पालक में ज़्यादा पाया जाता है। कौन सा अम्ल? ऑक्जेलिक अम्ल। लोहे के जंग के दाग को हटाने में काम आता है। क्या? ऑक्जेलिक अम्ल। ब्लड बैंक में ब्लड को सुरक्षित करने के लिए काम में आता है। क्या? ऑक्जेलिक अम्ल। पथरी का कारण भी बनता है। कौन? ऑक्जेलिक अम्ल। हमने बताया था क्या होता है पथरी? कैल्शियम ऑक्जिलेट होता है। पथरी क्या होता है? कैल्शियम ऑक्जिलेट होता है। क्लियर है? आगे बढ़िए, अगला जो है आपका वो है जिंक ऑक्साइड। यह जिंकाइट का एक अयस्क है, जिंक ऑक्साइड। जिंकाइट का एक अयस्क है, जिंक ऑक्साइड। इसे बोलते हैं जिंक का फूल। क्या बोलते हैं? जिंक का फूल। और जो नकली दांत बनता है आपका वो बनता है जिंक ऑक्साइड से। और धूप से बचाने वाली क्रीम जो बनती है वो भी बनती है जिंक ऑक्साइड से। इतनी में कोई दिक्कत नहीं है, ये तो सिर्फ नोट्स है। अगला देखिए, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। अभी हम इसके बारे में पढ़ चुके थे। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला MgOH का होल ट्वाइस। इसकी pH वैल्यू कितनी? 10.5। ये भी एक प्रबल क्षार है। और मिल्क ऑफ मैग्नीशिया क्या होता है? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड होता है। इनो जो होती है आपकी या फिर डाइजन टेबलेट वो इसी से बनती हैं, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड से। मैंने बताया कि कैसे बनती हैं कि HCl के साथ ये जब रिएक्ट करती है तो वाटर और साल्ट बना देती है और आपका जो एसिडिटी होता है ख़त्म हो जाता है। अभी हम पीछे पढ़ चुके हैं। यह प्रति अम्ल की तरह कार्य करता है। इसका मतलब क्या? यह अम्लनाशक होता है। ये प्रश्न भी हम पीछे किए हैं। तो देखिए मैंने ऑलमोस्ट आपको नोट्स सबके दे दिए हैं, एक एक लाइन में पढ़ के एक्सप्लेन भी कर दिया है। बाकी क्वेश्चन में हमने बहुत सारा एक्सप्लेनेशन देखा है। अभी बहुत सारे प्रश्न बचे हैं। अगर इसका जो वीडियो का रिव्यू है अच्छा आएगा तो अगला पार्ट भी हम इसका बनाएंगे।
देखिए, जितनी मैंने बातें बताई हैं ऑलमोस्ट आप लोगों को क्लियर होंगी। अगर कहीं पे कोई दिक्कत हो रही हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के डाल दीजिए, मैं दोबारा से एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा आप लोग के साथ। ठीक है, अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, और इसी तरह की वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।